हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग एनडीए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो आज हम फिर से प्रोबेबिलिटी का ही प्रैक्टिस सेशन लाए हैं। थोड़ा प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस ज्यादा थे, इसलिए हमको प्रोबेबिलिटी का ये थर्ड पार्ट बनाना पड़ा। 2 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग देखे भी होंगे उसको। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के थर्ड पार्ट, और आज कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन से करेंगे मुलाकात। तो देख लीजिए, ये आपका है क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप पढ़िए और फिर हम लोग इसका आंसर बनाएंगे। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ। क्वेश्चन में कहता है कि इफ 5 ऑफ अ कंपनीज 10 डिलीवरी ट्रक्स डू नॉट मीट इमिशन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन में कहा कि किसी कंपनी के पास टोटल कितने ट्रक हैं? 10 ट्रक हैं, जिसमें से 5 ऐसे ट्रक हैं जो इमिशन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब हुआ जो एक टाइम होगा उसका, मतलब आने जाने का, वो उचित टाइम को फॉलो नहीं करता है। मतलब टाइम पर आने जाने वाला जो है उस रूल को फॉलो नहीं करने वाले कितने ट्रक है? 5। मतलब स्टैंडर्ड नॉट इमिशन स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले कितने ट्रक है? 5। मतलब 5 ऐसे ट्रक हैं जो किसी टाइम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। टोटल 10 ट्रक हैं और 10 ट्रक में से 5 ऐसा ट्रक है जो किसी खास टाइम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब कह रहा है कि एंड 3 ऑफ देम चूज फॉर इंस्पेक्शन। अब क्या होता है कि टोटल 10 ट्रक में से 3 ट्रक को जांच पड़ताल के लिए चुना जाता है। हमारे पास टोटल 10 ट्रक है, जिसमें से 5 ऐसा ट्रक है जो टाइम पर आना जाना उसका नहीं हो रहा है। अब कह रहा है कि टोटल 10 ट्रक में से 3 ट्रक को इंस्पेक्शन के लिए यानी जांच के लिए चुना जाता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द ट्रक्स चूज विल मीट इमिशन स्टैंडर्ड। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 3 ट्रक चुने हैं उस तीनों में से कोई भी स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं करता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कहने का यह मतलब हुआ कि जो 10 में से 3 ट्रक चुना वो तीनों के तीनों स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं करता है, इस बात की बताना है प्रोबेबिलिटी। तो मित्र, ये तो सवाल बहुत ही सिंपल हो गया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। एक बात बताइए, ऊपर फेवरेबल लिखेंगे, नीचे टोटल लिखेंगे, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि जो 3 ट्रक हम जांच के लिए चुने हैं वो स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं करता है। और हमको बताइए तो स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं करने वाले कितने ट्रक हैं? 5 ट्रक। इसका मतलब इसी 5 में से 3 ट्रक चुना गया होगा, तब तो वो स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं करता है। इसी 5 में से 3 ट्रक चुना गया होगा, इसलिए तो स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये फेवरेबल हुआ। और नीचे है टोटल मतलब कितना ट्रक है हमारे पास? 10। तो 10 में से 3 ट्रक चुन लिए। हमसे क्वेश्चन में यही बोला था कि जो 3 ट्रक चुने हैं तो तीनों के तीनों ट्रक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। तो स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं करने वाले 5 ट्रक थे, इसका मतलब 5 में से 3 चुना गया होगा और नीचे में टोटल। अब सॉल्व कर दीजिए। एनसीआर का फॉर्मूला लगाओगे तो फैक्टोरियल एन हो जाएगा,
n माइनस आर यानी 2 हो जाएगा, इंटू आर यानी 3 हो जाएगा। फिर नीचे में भी NCR लगाओगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, n माइनस आर यानी 7 हो जाएगा, इंटू आर यानी 3 हो जाएगा। ये इससे कट गया। चलिए अब क्या हो गया बोलो, 5 को तोड़ दो, अगर 5 का फैक्टोरियल तोड़ोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3, और 3 के बाद जो 2 आएगा वो इस 2 से कट जाएगा। अब नीचे में 10 को सॉल्व कर दो तो 10 इंटू 9 इंटू 8, और 8 के बाद जो 7 आएगा वो इससे कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया बोल दीजिए, कितना आ गया देख लीजिए। 5 4 जा 20 और ये 10 2 जा 20 हो गया ना। 5 चौक 20 और 10 दूनी 20 काट दिए, और 2 से 2 चौक 8 और फिर 3 तिया 9, यानी कितना आ जाएगा 1/12। 1/ कितना आ जाएगा 12। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमा रहा था हम लोगों को। चलिए वीडियो भी अच्छे से चल रहा है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चले चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा जाए इसको अच्छे से। कहता इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन XYZ मैन्युफैक्चर बोल्ट्स दैट आर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ द टोटल आउटपुट। किसी कंपनी में 3 मशीन लगा हुआ है, मशीन X, मशीन Y, मशीन Z। मशीन X जो है टोटल आउटपुट का 25% बनाता है, मतलब 25/100 हो गया प्रोबेबिलिटी। मशीन Y है टोटल आउटपुट का 35% बोल्ट बनाता है, और मशीन Z जो है वो टोटल आउटपुट का 40% बोल्ट बनाता है। ठीक, ये बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी है। फिर क्या लिखा, द मशीन XYZ रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूसेस 2%, 4%, 5% डिफेक्टिव बोल्ट्स। ये है बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी। अब बोल्ट खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मशीन X द्वारा खराब होने की प्रोबेबिलिटी है 2%, मतलब 2/100। Y द्वारा खराब होने की प्रोबेबिलिटी है 4%, मतलब 4/100। और Z द्वारा खराब होने की प्रोबेबिलिटी है 5%, मतलब 5/100। ये है प्रोडक्ट बनाने की, और ये है प्रोडक्ट खराब होने की प्रोबेबिलिटी। अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम। अब टोटल बोल्ट में से एक बोल्ट चुनते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। जितना भी तीनों मशीन मिल करके जितना भी बोल्ट बनाया उसमें से एक बोल्ट चुनते हैं, और जो वो एक बोल्ट चुने हैं वो बोल्ट कैसा निकल जाता है, डिफेक्टिव, यानी खराब बोल्ट निकल जाता है। तीनों मशीन मिलके जितना भी बोल्ट बनाया उस पूरे बोल्ट के ढेर में से एक बोल्ट चुनते हैं, और वो जो बोल्ट चुनते हैं वो कैसा निकल जाता है, डिफेक्टिव, खराब वाला। तो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन X। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है जो खराब बोल्ट निकला वो मशीन X का हो। तो ठीक है, आइए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसका पूछा, मशीन X का हो। तो ठीक है, मशीन X के बनाने की प्रोबेबिलिटी इनटू खराब होने की प्रोबेबिलिटी ऊपर में लिखो, जिसका पूछा उसका ऊपर में लिखो, और नीचे में टोटल लिखो। जिस मशीन का पूछा उसका ऊपर में लिख दिए, और नीचे में टोटल इन तीनों का, मतलब 25/100 इंटू 2/100, फिर प्लस 35/100, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, 35/100 इंटू 4/100, फिर प्लस 40/100
और इंटू 5/100। अब करिए थोड़ा सॉल्व। थोड़ा अगर आप बुद्धि लगा रहे हो तो ऊपर में भी नीचे 100 2 बार है, यहां भी 100 2 बार है, यहां भी 100 2 बार है, यहां भी 100 2 बार है। कॉमन करके सारा 100 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 50। नीचे कितना बचेगा? यहां 50 बचा, प्लस यहां कितना बचा? 3500 के 140 बचा, और फिर यहां कितना बचा? 200। बाकी सारा 100 तो कॉमन होके कट गया होगा। तो ऊपर हो गया प्यारे 50 और नीचे कितना हो गया? ये दोनों मिलके हो गया 190, यानी 390। जीरो से जीरो कट कर दिए, यानी 5 बट्टे कितना हो गया? 39। 5/39। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देख लीजिए बन गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आइए। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। कहता कमिटी ऑफ 3 हैज टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 men and 5 women। मतलब हम लोगों के पास टोटल 4 मेन है और 5 वुमेन है। 4 मेन और 5 वुमेन में से 3 लोगों को चुनना है। तो बताओ तो टोटल केस कितना होगा? इतना में से 3 लोग को चुनना है, तो टोटल कितना लोग है? 9। और 9 में से हमें 3 लोग को चुनना है, तो 9 में से हम 3 लोग को चुन लिए। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। तो फैक्टोरियल n माइनस आर करोगे तो 6, i इंटू आर करोगे तो 3। चलो 9 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो 9 8 7 के बाद आएगा 6, नीचे से कट जाएगा, बचेगा 3। और 3 को सॉल्व करोगे तो 3 2 1 काट दीजिए। 3 से 3 जा 9 और 2 से 4 जा 8, यानी कितना आ जाएगा? 3 4 7। रहने दीजिए, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी टोटल 9 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति चुनना था, चुन लिए। अब देखिए कैसा व्यक्ति चुनना है, जिसको आप फेवरेबल बोल सकते हो, जिसको आप फेवरेबल बोल सकते हो, फेवरेबल बोल सकते हो। कैसा चुनना है सुन लीजिए। 9 में से 3 व्यक्ति चुनना था। इफ द सिलेक्शन इज मेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 मेंबर्स आर मेन? क्या बोला कि 3 लोगों को चुनना है और 3 में से 2 मैन होना चाहिए। सोच के बताइए, अगर 3 में से 2 मैन है तो एक क्या होगा? वुमेन। तो बाबू 3 मैन, इसका मतलब 4 में से 3 में से 2 मैन चाहिए। टोटल हम लोगों को 3 लोग चाहिए, टोटल हम लोगों को 3 लोग चाहिए और 3 में से 2 मैन चाहिए। तो बताओ हमारे पास मैन है क्या गो? 4 गो। तो 4 में से हम 2 मैन निकाल लिए। जब 4 में से 2 मैन निकाल लिए तो एक वुमेन बच गई। तो एक वुमेन चाहिए कितने में से? 5 में से। 5c1 सॉल्व कर दीजिए। 4c2 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 2 हो जाएगा, इंटू आर तो 2 हो जाएगा। और 5c1 का डायरेक्ट वैल्यू 5 होता है। 4 को तोड़ोगे तो 4 इंटू 3, 3 के बाद आएगा 2, एक 2 कट जाएगा, एक 2 बचेगा, उसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1, आई इंटू में 5 पहले से है तो 2 2 जा 4 कट गया, तो बोलो कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए अब निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होता है? फेवरेबल 2 3 5 और अपॉन टोटल। टोटल कितना है हमारे पास? 3 4 और 7। चलिए 3 से 3 हो गया कैंसिल, 2 4 2 2 जा 4 हो गया, यानी आंसर आ गया हमारा 5/14। कितना आ जाएगा? 5/14। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बोलिए
आ रहा है अच्छे से समझ में? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया प्यारे। चलो बहुत बढ़िया। हाँ देख लीजिए, अच्छा सवाल है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चल ये देख लीजिए, पढ़ा जाए इसको, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़ा जाए। 1 बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। 2 बैग है हमारे पास। चलो ये एक फर्स्ट बैग ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट बैग है, और एक बैग हमारे पास और है, 2 बैग है हमारे पास। 1 बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक। इसमें 3 व्हाइट है और 2 ब्लैक है। अनदर बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक। इसमें 5 व्हाइट है और 3 ब्लैक है। इफ अ बैग इज चूज एट रैंडम, एक बैग चुनते हैं रैंडमली। एक बात बताओ, बैग फर्स्ट चुनने की और बैग सेकंड चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल कितने बैग हैं? 2, और टोटल में से फर्स्ट बैग कितने हैं? 1, इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2। टोटल कितने बैग हैं? 2, और टोटल बैग में से सेकंड बैग कितना है? 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/2। यानी ये दोनों बैग चुनने की हो गई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन बोला है इफ अ बैग इज चूज एट रैंडम, बैग चुनते हैं, बैग चुन लिए, एंड अ बॉल इज ड्रॉन, उसके बाद बॉल निकालते हैं फ्रॉम इट, व्हाट इज द चांस दैट इट इज व्हाइट। पहले बैग चुनते हैं, फिर बैग चुन करके बॉल निकालते हैं, और बॉल कैसा आता है? व्हाइट बॉल। कैसा आता है? व्हाइट। एक बात बताओ, इस बैग में व्हाइट बॉल की क्या है प्रोबेबिलिटी? तो व्हाइट बॉल कितने हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 5। इस बैग में क्या है व्हाइट की प्रोबेबिलिटी? तो व्हाइट कितने हैं? 5, और टोटल कितने हैं? 8। तो कह रहा है बताइए प्रोबेबिलिटी। मित्र पहले बैग चुने, पहले बैग चुने और उसमें से व्हाइट बॉल निकाले, तो कह रहा है कि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए। इसको कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन चाहता तो ऐसे भी बोल सकता था कि पहले बैग चुने, बैग चुन के व्हाइट बॉल निकाले, तो कहता है कि बताइए व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग का होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाइट बॉल सेकंड बैग का होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये नहीं बोला। अगर ऐसा बोलता तो इसको बोलते बेस थ्योरम। अभी क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ बैग चुनो, अब बैग में से व्हाइट बॉल निकालो और उसका बताओ प्रोबेबिलिटी। सीधे तो सीधे काम हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/5। इसको बेस थ्योरम बोलता है, सॉरी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। अब 1/2 इंटू 5/8, 1/2 इंटू 5/8 हो जाएगा, बस खत्म। सही है ना? चलिए, तो ये हो जाएगा 3/10, और ये हो जाएगा 5/16। इन दोनों का हो जाएगा 160 ही ले लो, हटाओ ना। तो 10 से 16 तो 48 हो गया, ये 16 से 10 तो ये 50 हो गया। ऊपर वाला आ गया बाबू 98, और नीचे वाला आ गया 160। इसको काटो तो ये 49, और ये आ गया कितना? 80। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 49 बाय कितना आ जाएगा? 49 बाय कितना आ गया? 80। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 49/80। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का सवाल था, बेस थ्योरम के पास नहीं गया था। बेस थ्योरम से एक कदम पीछे का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, तो बहुत ही सुंदर। थोड़ा आपको इस क्वेश्चन में तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल वेन डायग्राम का है। चलिए, क्योंकि ये सवाल वेन डायग्राम का है। आइए तो वेन डायग्राम पहले हम तैयार कर लेते हैं। सवाल आसान ही है, बस हमें थोड़ा सा वेन डायग्राम का मदद लेना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल बना दिए,
आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, टोटल हमारे पास 3 सेट है, ए बी सी, मतलब 3 इवेंट है। तो हम 3 इवेंट बनाएंगे, हम 3 इवेंट बनाएंगे, 1 2 3, टोटल हम 3 इवेंट बना लिए। ठीक है, टोटल हम 3 इवेंट बना लिए। चलिए, इसका नाम दे दो ए, इस इवेंट का नाम दे दो ए, इस इवेंट का नाम दे दो बी, और इसका नाम दे दो सी। अब अंदर वाले सभी एलिमेंट को मान लेते हैं इस जगह को एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस। बाबू ये सब नाम है, ये जो है ना नाम है, ये नाम है, ये नाम है। ठीक है, चलिए हर एक जगह में, हर एक जगह को कुछ ना कुछ हम मान लें। वेन डायग्राम ऐसा ही काम करता है। अब शुरू करें। अब पहला क्या लिखा हुआ है, P ऑफ B का वैल्यू 3/4 है। इसका मतलब हुआ कि B की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। बाबू एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। किसकी प्रोबेबिलिटी? B की। तब बाबू एक बात बताओ, B में कौन कौन है? B यहां है ना, B में बोलो कौन कौन है? P, Y, S, R। इसका यह मतलब हुआ P प्लस Y प्लस S प्लस R का वैल्यू 3/4 हुआ। इसका यह मतलब हुआ, इस बात का यह मतलब हुआ। अब ये निकालो, A, B और C कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। आइए हम आपको समझाते हैं, फिर हटा देंगे। एक बात बताओ तो A में कौन कौन है? देखो तो A में कौन कौन है? A में है X, P, Q, S। फिर B में कौन कौन है? यहां है ना B, तो फिर यहां बताओ B में कौन कौन है? B में है P, Y, S, R। और फिर C कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट का मतलब C को छोड़ के। अच्छा एक काम करो, बाहर वाले इलाके को भी कुछ मान लो। बाहर वाला इलाका, इस जगह को हम लोग T मान लेते हैं। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। इस जगह का प्रोबेबिलिटी X है, इसका P है, इसका Y है, इसका R है, इसका Z है, इसका Q है, इसका S है। और बाहर में जो जगह बच गया है उसका कितना है? T है। चलिए अब हमें कौन चाहिए? C कॉम्प्लीमेंट। C कॉम्प्लीमेंट का मतलब C को छोड़ के, तो C को छोड़ के कौन कौन बचेगा? C को छोड़ के X, P, Y, T, X, P, Y, T, C को छोड़ के यही बचेगा। अब बताइए, इन तीनों का इंटरसेक्शन लिखा हुआ है ना, तो बताओ इन तीनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या है? बताओ इन तीनों में कॉमन, इन तीनों में कॉमन पहली बात तो P दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है? और कुछ? कुछ नहीं सर। इसका यह मतलब हुआ कि इन तीनों का इंटरसेक्शन हुआ P, यानी P का जो वैल्यू है वो 1/3 है। समझ में आ रहा है? यानी ये जो है इन तीनों का वैल्यू है P, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो P के बराबर आया, और P का वैल्यू कितना है? 1/3। यहां से हम P निकाले हैं। इन तीनों का इंटरसेक्शन करवाया है तो सिर्फ P ही मैच कर रहा है इन तीनों में, और कुछ नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए उसी प्रकार अब ये निकालो A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? A को छोड़ के, तो बोलो तो A को छोड़ के कौन कौन है? A को छोड़ दोगे तो कौन कौन बचेगा? Z, R, Y, T, Z, R, Y, T। फिर कौन है? B, तो सीधे B लिख लो। अब B कितना है बोलो? B तो लिखा हुआ है P, Y, S, R। फिर बोलो C कॉम्प्लीमेंट। C कॉम्प्लीमेंट भी लिखा हुआ है। C को छोड़ के बताओ क्या क्या लिखा हुआ है? X, P, Y, T। अब बताओ इन तीनों का इंटरसेक्शन कौन है? इन तीनों में मैच करने वाला देखो Y है। इसका यह मतलब हुआ कि Y का वैल्यू भी दिया है। Y का वैल्यू, ये Y का वैल्यू है 1/3। अब संयोग से दोनों का वैल्यू सेम ही है। इसका वैल्यू P हुआ था तो P भी 1/3 दिया है, इसका वैल्यू Y हुआ तो Y का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि B यूनियन C पूछा है। हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C, सॉरी इंटरसेक्शन C,
बी इंटरसेक्शन सी पूछा है, बी और सी का इंटरसेक्शन। ओके, बताओ तो बाबू बी में कौन कौन है, बी में कौन कौन है, देखो यहां लिखा हुआ है पी वाई एस आर, नहीं तो आप फिगर से भी देख सकते हैं यहां बी में कौन कौन है, यहां से भी देख सकते हैं। फिर बगल में कौन है सी, सी में कौन कौन है क्यू एस आर जेड, क्यू एस आर जेड। अब बताओ इन तीनों में कॉमन कौन, सॉरी इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है आर और कौन एस, यानी हमें इसका आंसर चाहिए आर प्लस एस का। किसका किसका आंसर चाहिए, आर प्लस एस का। मतलब अगर आर और एस मालूम हो गया तो काम हो जाएगा। निकाले, देखो कैसे निकलेगा, ध्यान दिमाग लगाना नाम से, दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। देखो प्यारे, एक बात बता प्यारे, एक बात बता, P का वैल्यू कितना आया है 1/3, मतलब इसका वैल्यू 1/3 आया है। फिर Y का वैल्यू कितना आया है 1/3। सोच के बताओ, क्या यहां S प्लस आर ही ना बच गया, तो बताओ तो क्या S प्लस आर का वैल्यू, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो क्या S प्लस आर का वैल्यू 3/4 माइनस 1/3 अब माइनस 1/3 हो जाएगा। यस सर। अब इसका ले ले प्यारे एलसीएम, तो हो जाएगा 12, 4 3 12 तो 9 हो जाएगा, 3 4 यानी 4 हो जाएगा, 3 4 यानी 4 हो जाएगा, यानी ऊपर आ गया 9 माइनस 8 यानी 1/12, 1/12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देख लो ये वेन डायग्राम का सवाल, किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा और आराम से बन गया। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा हमारी बात, है ना। चलिए बहुत ही अच्छा सा दिमाग लगाएं और सवाल बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलिए, आइए ये है क्वेश्चन, देख लो। ये सवाल भी बहुत ही फेमस है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, देख लीजिए। What is the probability that at least 2 person out of group of 3 person were born in the same month? कहता है कि टोटल 3 लोग हैं, टोटल 3 लोग हैं, तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 लोग में से कम 2 लोग एक ही मंथ जन्म लिए होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। 3 में से कम 2 लोग एक ही मंथ जन्म लिए होंगे, इस बात की बताना है प्रोबेबिलिटी। तो प्यारे एक बात बताओ, हमारे पास 3 लोग हैं, कितने लोग हैं 3, ठीक है। तो 3 लोग में से कम 2 लोग, लिखा है ना, लिखा है यहां पे एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 लोग सेम मंथ जन्म लेंगे। इसका यह मतलब हुआ कि कम से कम 2 का मतलब हुआ कि 2 लोग भी जन्म ले सकते हैं एक ही महीना, और तीनों के तीनों लोग भी एक ही महीना जन्म ले सकते हैं। 2 लोग भी जन्म ले सकते हैं एक ही महीना, और तीनों के तीनों लोग भी जन्म ले सकते हैं एक ही महीना। एटलीस्ट 2 का मतलब यह हुआ, उसी का आंसर चाहिए। एक काम करते हैं, पहले हम तीनों में से कोई भी व्यक्ति सेम मंथ जन्म नहीं लिया, उसकी निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तीनों में से कोई भी सेम मंथ जन्म नहीं लिया, उसकी निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, और फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो तीनों में से कोई भी जन्म नहीं लिया सेम मंथ, और उसको 1 में से माइनस कर दोगे, इसका क्या मतलब हुआ, जन्म लिया उसका निकल जाएगा उल्टा। अरे भाई जन्म नहीं लिया उसको 1 में से माइनस कर दोगे, इसका मतलब जन्म लिया उसका आंसर आ जाएगा। तो तीनों में से कोई भी एक ही मंथ जन्म नहीं लिया, उसका निकालो आंसर, है ना। चलिए, नो ऑफ 3 या नन ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। नो ऑफ 3 पर्सन born in same month, सेम मंथ। तीनों में से कोई भी पर्सन एक ही मंथ जन्म नहीं लिया, इस बात की निकालो
प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बोलो, बताओ तो। 3 आदमी हैं, हमारे पास कितना बॉर्न इन द सेम मंथ, हमारे पास कितना महीना होता है 12 महीना। तो जो पहला आदमी जन्म लिया होगा, पहला आदमी, वो 12 महीना में से किसी भी महीना जन्म ले सकता है, 12 महीना में से किसी भी महीना जन्म ले सकता है पहला आदमी। तो पहला आदमी को जन्म लेने का टोटल महीना 12 है और हमारे पास कुल महीना तो 12 ही होता है। ये पहला आदमी का खेल है। अब दूसरा के पास पहुंचते हैं। बताओ, पहला आदमी 12 में से किसी न किसी एक महीना में जन्म ले चुका होगा, तो दूसरा को जन्म लेने के लिए क्या महीना बच गया, 11 गो, 11। और हमारे पास टोटल अभी भी कितना महीना है, 12 ही है। अब तीसरा आदमी, ये भी किसी एक महीना जन्म ले लिया, ये भी किसी एक महीना जन्म ले लिया, तो 2 महीना तो खर्च हो गया। तो तीसरा को जन्म लेने का कितना महीना बचा, 10 महीना, 10/12। अच्छे से समझो तो यही समझ में आएगा। मित्र, हम पहले तीनों में से कोई भी व्यक्ति एक ही महीना में जन्म नहीं लिया, उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो पहला आदमी को जन्म लेने के लिए 12 का 12 महीना है, तो 12/12 हो गया। ये नीचे वाला टोटल है। दूसरा को जन्म लेने के लिए 11 महीना ही होगा, क्योंकि पहला किसी न किसी मंथ जन्म ले लिया होगा, तो 1 महीना तो खर्च हो गया, तो दूसरा के लिए 11 महीना ही बचा। अब ये भी किसी न किसी मंथ जन्म ले लिया होगा, ये भी किसी न किसी मंथ जन्म ले लिया होगा, 2 महीना खर्च हो गया, तो तीसरा के लिए तो 10 ही महीना बचा, तो 10/12। तो ये है, ये जो आंसर है वो तीनों में से कोई भी सेम मंथ जन्म नहीं लेगा उसका, लेकिन हमें आंसर निकालना है जन्म लेगा उसका। यानी 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 1 - 12/12 इंटू 11/12 इंटू 10/12। अब इसको करो सॉल्व। सबसे पहली बात, ये तो कट जाएगा, तो 1 माइनस ऊपर हो गया 110 और नीचे हो गया 144। एलसीएम लोगे तो 144 यहां पहुंचेगा, 144 में से 110 जाएगा तो 34 और 34/144 हो जाएगा। इसको काट दो, 17 दूनी 34 और 72 दूनी 144, 17/72। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट प्यारे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देख लो, आइए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, चलिए आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखो इसको क्या है, ये देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है। कहता है इन अ सीरीज ऑफ 3 वनडे क्रिकेट, मतलब 3 मैच का एक वनडे सीरीज है। 3 मैच का एक वनडे सीरीज चल रहा है। मैचेस बिटवीन टीम्स ए एंड बी, और 2 टीम खेल रहा है, टीम ए और टीम बी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विनिंग और ड्रॉइंग आर इतना रिस्पेक्टिवली। ये जीतने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी टीम जीतेगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और कोई भी टीम मैच को ड्रॉ कर देगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। टीम द्वारा जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और टीम द्वारा ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इफ अ विन, लॉस और ड्रॉ गिव्स 2, 0, 1 पॉइंट रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब हुआ, जो जीतेगा उसको 2 पॉइंट मिलेगा, जो हारेगा उसको 0 पॉइंट मिलेगा, और जो ड्रॉ करेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा। ये एक तरीके से डेटा दिया है। जीतने वाले को 2 पॉइंट, हारने वाले को 0 पॉइंट और ड्रॉ करने वाले को 1 पॉइंट। Then what is the probability that team A will score 5 point in the series? तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि टीम ए को कितना पॉइंट मिला है, 5 पॉइंट। एक बात बताइए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, टीम ए को कितना पॉइंट मिलता है, 5 पॉइंट।
आप सोच के बताइए 5 पॉइंट कैसे मिला होगा। जीतने के लिए 2 पॉइंट है, हारने के लिए 0 है और ड्रॉ करने के लिए 1 है। तो सोच के बताइए, हमारे पास ध्यान रखना, दोनों टीम मिल करके टोटल 3 मैच खेलेगा। अब 3 मैच खेलने से टीम ए को 5 पॉइंट पुराना है। टीम ए और टीम बी दोनों मिलके 3 मैच खेलेगा आपस में, और 3 मैच खेलने से टीम ए को 5 पॉइंट मिलता है। ऐसा कब हुआ होगा? ऐसा तब हुआ होगा जब टीम ए 2 बार जीत गया होगा और 1 बार ड्रॉ किया होगा। 2 बार जीता होगा तो 2-2 4 पॉइंट मिल गया होगा, 1 बार ड्रॉ किया होगा तो 4-1 5 पॉइंट। यानी अगर टीम ए को 5 पॉइंट चाहिए तो 2 बार मैच को जीतना पड़ेगा, 1 बार ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि पहला मैच जीत गया, दूसरा मैच जीत गया और तीसरा मैच ड्रॉ हो गया, आराम से 5 पॉइंट मिल जाएगा, 2-2-1। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला मैच जीत गया, दूसरा ड्रॉ हो गया, फिर से तीसरा जीत गया, फिर भी 5 पॉइंट हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि पहला ही मैच ड्रॉ हो गया और दूसरा मैच जीत गया और तीसरा मैच जीत गया, फिर भी 5 पॉइंट हो सकता है। अब बताइए तो 3 मैच का और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है अरेंजमेंट? तो टीम ए द्वारा अगर 5 पॉइंट का स्कोर चाहिए तो या तो ऐसा करना पड़ेगा, या तो ऐसा करना पड़ेगा, या तो ऐसा करना पड़ेगा। अब हो गया आंसर। जीतने के लिए 1/3 है, ड्रॉ करने के लिए 1/6 है, फिर प्लस जीतने के लिए 1/3 है, ड्रॉ करने के लिए 1/6 है और जीतने के लिए 1/3 है। ड्रॉ करने के लिए 1/6 है, जीतने के लिए 1/3 है और जीतने के लिए 1/3 है। बताओ कितना आ गया आंसर? 1/3 3 9 6 के 54 आ गया। यहां से भी 1/54 आ गया 54, यहां से भी 1/54 हो गया। तो कितना आ गया एलसीएम लेने पे? 3/54, और 3/54 को काट के 1 क्या बोल सकते हैं? 18। 1 क्या बोल सकते हैं? 18। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। हाँ, ये एक सिंपल जो है हमारा सवाल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। देख लीजिए, फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी इट इज गिवन दैट। देख लीजिए, पी ए का वैल्यू कितना दिया है, इसको भी आप वेन डायग्राम से बना सकते हैं। पी ए का वैल्यू 3/5 दिया है, पी बी का वैल्यू 3/10 दिया है, पी ऑफ ए बाय बी का वैल्यू 2/3 दिया है। थोड़ा इसको यूज करो तो यहां से कुछ मिलेगा आपको। पी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी ऑफ बी होता है फॉर्मूला, आई इक्वल टू 2/3। ठीक है, थोड़ा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/3 इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा ना। ये पी ऑफ बी यहां पहुंचेगा इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ बी का वैल्यू कितना है? 3/10। ये से ये काट दो, ये से ये काट दो, कितना आ जाएगा? 1/5। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/5 आया। एक काम करो, यूनियन निकालो तो पी ऑफ ए यूनियन बी। क्यों निकालते बताते आपको। ए यूनियन बी का फॉर्मूला कितना होगा बोलो? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है यूनियन का। चलिए, पी ऑफ ए का वैल्यू कितना है? 3/5। पी ऑफ बी का वैल्यू कितना है? 3/10। और ए इंटरसेक्शन बी का कितना है? 1/5। सब का एलसीएम ले लोगे तो 10 आ जाएगा। तो 5 2 10 यानी 6, यहां से 3 और 5 2 10 यानी -2। तो 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7/2।
आ गया। चलिए अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बट्टे बी कॉम्प्लीमेंट। बाबू इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अब बट्टे पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या सिखाता है कि इन दोनों पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, तो आप कॉम्प्लीमेंट होल भी कर सकते हो। आप कॉम्प्लीमेंट को, जैसे इन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट अलग अलग लगा हुआ है ना, ए पर भी लगा हुआ है बी पर भी, तो कॉम्प्लीमेंट होल चढ़ा सकते हो। लेकिन होल कॉम्प्लीमेंट अगर चढ़ाओगे तो बीच का साइन बदल जाता है। अभी इंटरसेक्शन है तो बन जाएगा यूनियन, मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और नीचे पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब बताइए, एक प्रकार से ये कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी का, तो क्या इसको हम लोग 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं? उसी प्रकार नीचे वाले को बी के कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस पी ऑफ बी लिख सकते हैं, सिंपल। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है अलग अलग कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो होल कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन बीच का साइन बदल दीजिएगा। इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन हो जाएगा, और यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। एक प्रकार से ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसको 1 माइनस यूनियन बोल सकते हैं, और नीचे में बी का कॉम्प्लीमेंट है तो 1 माइनस बी बोल सकते हैं। अब सॉल्व कर दीजिए, तो 1 माइनस ए यूनियन बी का कितना दिया है 7/10, और नीचे 1 माइनस बी का कितना दिया है पी ऑफ बी 3/10। तो थोड़ा सा करो तो प्यारे सॉल्व, इसको करो थोड़ा सॉल्व, कितना हो जाएगा। आइए हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं, हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं, यहां पे देख लो, इसका एलसीएम लोगे तो 3/10 हो जाएगा। 1 माइनस 7/10 कितना हो जाएगा 3/10, और 1 में से 3/10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/10, तो 10 से 10 कट गया तो कितना आ जाएगा 3/7, कितना आ जाएगा 3/7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, ये सवाल एक बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, देख लीजिए, सुनिएगा अच्छे से। There is 25% chance that it rains on any particular day। अच्छा, किसी दिन बारिश होगी, किसी दिन बारिश होगी, इसका जो चांस यानी प्रोबेबिलिटी है वो 25% है। एक काम करते हैं, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को हम थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, यानी पी ऑफ ए कितना है 25%, यानी 25/100, यानी बारिश होने की प्रोबेबिलिटी मतलब किसी दिन बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। नहीं भी तो हो सकता है, मतलब पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो 1 में से माइनस करेंगे 3/4। ये है बारिश होने की प्रोबेबिलिटी किसी दिन मतलब किसी एक दिन, और ये है नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसी एक दिन। What is the probability that there is at least one rainy day within a period of 7 days? क्या पूछा, कहता इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि, यहां देना एट लीस्ट 1 रेनी डे, कम से कम एक दिन बारिश हो, कितने दिनों में से 7 दिनों में से। तो कम से कम एक दिन बारिश हो का मतलब क्या हुआ, एक दिन भी बारिश हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 6 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है। कम से कम एक दिन बारिश हो 7 दिनों में से, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम का मतलब हुआ एक दिन भी हो सकता है बारिश, 2 दिन भी, 3 दिन भी, 4 दिन भी, 5 दिन भी, 6 दिन भी, 7 दिन भी, मतलब जितना भी हम आपको गिना रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, वो बारिश होने की है, क्योंकि पूछा ही है कि एट लीस्ट 1 रेनी डे विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डे,
मतलब 7 दिनों में से कम एक दिन बारिश होना चाहिए। और कम से कम एक का मतलब हुआ एक या एक से अधिक भी हो सकता है। तो मित्र क्या करते हैं, इसका काम उल्टा करते हैं, नहीं तो 7 लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। हम बारिश होगा ही नहीं उसका आंसर निकाल लेते हैं। 7 दिन में से एक भी दिन बारिश नहीं होगा उसका आंसर निकाल लेते हैं और फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो कम से कम एक दिन बारिश होने का आंसर आ जाएगा। कम से कम एक दिन बारिश होने का मतलब हुआ पहला दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी, 3 दिन भी, 4 दिन भी, 5 दिन भी, 6 दिन भी, 7 दिन भी, 7 दिन भी हो सकता है। तो हम नहीं होने का निकाल लेते हैं, है ना, मतलब बारिश नहीं होने का 7 दिन में से, मतलब नॉट रेनी डे, नॉट ए रेनी डे इन 7 days। या आप बोल सकते हैं, मतलब इसको ऐसे लिखो ना, सिंपल लिखो, नॉट रेनी डे, नॉट रेनी डे, मतलब बारिश होगा ही नहीं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। कितना दिन? 7 दिन। तब बाबू बारिश नहीं होगा 7 दिन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 7 दिन का मतलब क्या हुआ, पहला दिन नहीं होगा, तो पहला दिन नहीं होने का 3/4 है। पहला दिन नहीं होगा 3/4, दूसरा दिन भी नहीं होगा 3/4, तीसरा दिन भी नहीं होगा 3/4, चौथा दिन भी नहीं होगा 3/4, पांचवा दिन भी नहीं होगा 3/4, छठा दिन भी नहीं होगा 3/4, सातवां दिन भी नहीं होगा 3/4। इसका मतलब नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/4 का पावर 7। और हमें चाहिए होने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक दिन बारिश होना चाहिए, कम से कम एक दिन बारिश होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 में से नहीं होने वाला माइनस कर दो, 1 में से नहीं होने वाला माइनस कर दो, 3/4 का पावर 7, 3/4 का पावर 7। ये हो गया होने की प्रोबेबिलिटी। कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, डी नंबर। ठीक है, हम एक भी दिन बारिश नहीं होगा उसका आंसर निकाल लिए और फिर उसको 1 में से माइनस कर दिए। इसका मतलब कम से कम एक दिन बारिश होगा उसका निकालेंगे आंसर। समझे क्या, समझ गए क्या? चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो, आइए, अ स्पेशल डाइस विथ नंबर 1 -1 2 -2 0 3 इज थ्रोन 3 टाइम्स। देखो ऐसे डाइस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, लेकिन एक स्पेशल डाइस बनाया गया है जिसपे ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डाइस पर लिखा है 1 -1 2 -2 0 3, ये लिखा हुआ है। एक स्पेशल प्रकार का डाइस है जिसपे ये लिखा हुआ है। अब कहता है इस डैश को 3 बार उछालते हैं, तो 3 बार उछालने का मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 6 × 6 × 6, क्योंकि एक बार उछालने पर 6 केस आएगा, 1 2 3 4 5 6, दूसरी बार उछालने पर भी 6, तीसरी बार उछालने पर भी 6। ठीक है, चलिए अब ये तो टोटल हो गया। फेवरेबल की बात करते हैं, फेवरेबल, फेवरेबल। अब सुनिए क्या है फेवरेबल, ध्यान से सुनना। क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अकरिंग ऑन द अपर फेस इज 0। कहता है जैसे इस डैश को 3 बार उछाले तो तीनों बार उछालने पर कुछ ना कुछ नंबर आया होगा, तो कहता है उन सभी नंबर का सम 0 हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस प्रकार के डैश को 3 बार उछाले हैं तो तीनों बार उछालने पर कुछ ना कुछ नंबर आया होगा, तो कहता है उन तीनों नंबर को जोड़ने पर 0 आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बाबू सोच के बताओ, तो तीनों डैश पर उछालने से तीनों पे नंबर आएगा, तो ऐसा क्या क्या 3 नंबर आया होगा जिसको जोड़ने से 0 आ गया होगा। आइए क्या क्या सब दिमाग लगा के देखो।
ऐसा कौन सा 3 नंबर इसमें से आया होगा जिसको जोड़ने पर 0 आएगा? सर क्या आ सकता है देखो तो। सर 1 -1 0, देखो ये तीनों आएगा तो 0 हो जाएगा। और क्या आ सकता है बोलो? रिपीट भी कर सकता है। पहला डैश पर 1 आ जाए, दूसरा पे 1 आ जाए और तीसरा पे -2 आ जाए, फिर भी 0 आ जाएगा। और क्या आ सकता है बोलो? हाँ, पहला पे 2 आ जाए, दूसरा पे -2 आ जाए, तीसरा पे 0, फिर भी आ सकता है। अब बोलो और कौन आ सकता है? अब बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे पहला पर 3 आ जाए, फिर -2 आ जाए, फिर -1 आ जाए, फिर भी हो सकता है। अब देखिए आराम से और केस बनाओ। और कौन सा केस बनेगा देख लो। और कोई केस है बनने का? 0 बनने का और कोई केस? 2 -1 1 ले लिए क्या? और कौन सा हो सकता है? एक ये भी तो हो सकता है, -1 -1 2, ये भी हो सकता है। ठीक है, और बताइए और कौन सा केस होगा, वो भी लिखते हैं यहां पे। और कौन सा केस होगा वो भी लिखते हैं। और कैसे कैसे 0 आ सकता है? और 0 आने का कोई चांस बताओ आराम से। अगर एक भी छूटेगा तो आंसर अधूरा आएगा। और देख लो, अगर और 0 आ रहा है तो उसके अनुसार कर लेंगे हम लोग काम। और भी 0 आ सकता है क्या? और भी 0, ये 3 0 के साथ तो नहीं आ सकता है। 2 -1 -1 आ चुका है। 1 1 -2 भी आ चुका है। 1 1 -2 भी आ चुका है। ये भी आ चुका है। ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। और 0 होने का कोई चांस? और 0 होने का कोई चांस? शुरू वाला ये भी आ गया है। अच्छा, ये एक और आ सकता, अच्छा वो भी आ चुका है। 2 -2 0 भी आ चुका है। और 3 -1 और -2 वो भी आ चुका है। अब नहीं होगा क्या? अब नहीं होगा तो इसका अरेंजमेंट निकालो। इसका तो आपस में अरेंजमेंट भी तो हो सकता है। जैसे मान लो पहला पे 1 आया, फिर -1 आया, फिर 0, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला पे 1, दूसरा पे 0, तीसरा पे -1 आया होगा। तो इन लोगों का आपस में अरेंजमेंट भी होगा। तो 3 लोग है तो फैक्टोरियल 3 तरीके से, यानी 6 अरेंजमेंट होगा इसका। यहां भी 3 लोग हैं, लेकिन इस 3 में 2 लोग रिपीट कर रहा है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर वाले का 6 हो गया, नीचे वाले का 2, तो 3 आ गया। यहां इससे तो इसमें तो कोई रिपीट नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा, मतलब 6। इसमें बोलो, इसमें भी कोई रिपीट नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो जाएगा। इसमें भी 3 है लेकिन 2 रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 3/2 यानी कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। और कोई केस होगा देख लो भाई। और कोई केस होगा तो आराम से देख लो, क्योंकि अगर एक भी केस छूटेगा तो फिर आंसर जो है अधूरा रह जाएगा। लेकिन बनेगा ऐसे ही, देख लेना, बनेगा क्वेश्चन ऐसे ही। फिलहाल अगर कोई केस नहीं मिल रहा तो आंसर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 6 3 9 15 6 21 और 3 24, ऊपर 24 और नीचे कितना आ जाएगा? 6 × 6 × 6। और देख लो और कोई केस आ सकता है क्या? 0 आने का और कोई केस है? हमें तो कोई दिख नहीं रहा अब। नहीं, चलिए, हमें तो कोई नहीं दिखा। अगर आपको दिखे ना, सुन लीजिए, अगर आपको और कोई केस दिख रहा हो, इस तरीके से बना करके आप उसको जोड़ दीजिएगा। फिलहाल हमको तो अभी कुछ नहीं दिख रहा था, तो फिलहाल हम इसी को आंसर रिपोर्ट कर देते हैं। तो 6 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 3 2 जा, है ना, और फिर 2 3 जा, यानी ये तो आंसर आ जाएगा 1/9। 1/9 ऑप्शन में भी नहीं है। 1/9, 6 चौके 24, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, 9 चौके 36, 9 दूना 18, 3 21।
तो ये तो आ गया 1/9 और ऑप्शन में भी नहीं है 1/9। इसका मतलब ये हुआ है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आइए गड़बड़ क्या है देख लेते हैं, कहीं जोड़ने में तो गड़बड़ नहीं किए हैं। 6 6 12 6 18, 18 और 6 24। और कोई होगा देखो तो, हाँ एक केस और हो सकता है, ये तो भूल ही गए पहला, ये तो भूल ही गए मित्र। ओहो, ये एक केस और हो सकता है, पहला पर भी 0, दूसरा पर भी 0 और तीसरा पर भी 0। ऐसा भी हो जाएगा, तब भी तो सभी नंबर को जोड़ने पर 0 आ जाएगा। और इसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट 3 लोग है तो फैक्टोरियल 3, और 3 को रिपीट भी कर रहा है तो 3 से डिवाइड भी कर देंगे फैक्टोरियल लगा के, तो वो नहीं आ जाएगा। तो वो यहाँ 24 लोग है, यहाँ 1 लोग 25 लोग, यानी ऊपर में हो गया 25 और नीचे में हो गया 6 × 6 × 6 यानी 216। 25/216 एकदम करेक्ट आंसर है ये 216। हमको तीनों फेस पर का नंबर 0 आना चाहिए जोड़ने के बाद, तो तीनों पे ऐसा भी तो आ सकता है, पहला पर भी 0, दूसरा पर भी 0, मतलब पहली बार उछाले फिर भी 0, दूसरी बार उछाले फिर भी 0, तीसरी बार उछाले फिर भी 0, है ना। तो ये केस भी 0 होने के लिए काफी था। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है 25/216 आया। बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन भी बन गया, बहुत ही मजेदार था। अगला क्वेश्चन ये देख लो आराम से। A fair coin is tossed 100 times। सिंपल बात है, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। एक कॉइन है जिसको 100 बार उछालते हैं, मतलब n = 100 हो गया। What is the probability of getting tails an odd number of times? टेल चाहिए तो मित्र p निकालो। आपको पता है p जो है वो प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट ट्रायल है। तो बताइए जब सिक्का को एक बार ही उछाले होंगे तो टेल आने का कितना होगा, 1/2। Q कितना हो जाएगा, Q जो है 1 - p के इक्वल होता है, तो 1 - p हमारा 1/2 है, तो ये 1/2 ही रह जाएगा। 1 - 1/2 1/2 आ जाएगा। और हमको आंसर किसका चाहिए, हमको आंसर चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा ऑड टाइम्स चाहिए, मतलब r का जो वैल्यू है आपके पास 1 3 5 7 ... 99 ये सब चाहिए, इसका आंसर चाहिए आपको। तो ठीक है, आपको पता होगा मित्र, आपको पता होगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है NCR P का पावर R और Q का पावर n - r, ये होता है। और रखिए सबका वैल्यू। एक काम करो, थोड़ा पहले इसको सॉल्व कर लेते, बाद में सब पुट करेंगे। चलो n को अभी 100 रख देते हैं, r के जगह फिलहाल r ही रखते हैं, बाद में सोचेंगे। p का वैल्यू 1/2 दिया है, तो 1/2 का पावर कितना हो जाएगा r, और q का वैल्यू भी 1/2 है, तो 1/2 का पावर 100 - r हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 100 CR। आइए देखो इनटू में बेस से हम पावर ऐड करोगे तो ये 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए अब r का वैल्यू पुट कीजिए। अब r का वैल्यू आपको 1 से लेके 99 तक पुट करना है। तो बाबू अगर 1 पुट करोगे तो 100 C1 1/2 का पावर 100 हो जाएगा। फिर 3 पुट करोगे तो 100 C3 1/2 का पावर 100 हो जाएगा। फिर 5 पुट करोगे तो 100 C5 1/2 का पावर 100 हो जाएगा। इसी तरीके से डॉट डॉट सबसे लास्ट में 99 पुट करोगे तो 100 C 99 अब 1/2 का पावर 100 हो जाएगा। अब अगर आप अच्छे से समझदार हैं तो गौर कीजिए, 1/2 का पावर 100 सब में है, कॉमन कर लो। तो 1/2 का पावर अगर 100 अगर हम कॉमन कर लें तो यहां से कितना बच जाएगा, 100 C1 प्लस 100 C3 प्लस 100 C5 प्लस डॉट डॉट 100 C99 ये होगा। आप अगर समझदार नहीं है तो आइए हम बताते हैं। बाइनोमियल में मित्र फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल में फॉर्मूला होता है NC1 प्लस NC3
प्लस NC5 ऑड वाले का। सिर्फ अगर ऑड वाला चले तो फॉर्मूला होता है इसका 2 का पावर n-1, सिर्फ ऑड वाला चले। अगर नीचे में सिर्फ ऑड वाला चल रहा हो तो फॉर्मूला होता है 2 का पावर n-1। यहां भी तो वही हुआ, नीचे में सिर्फ ऑड वाला चल रहा है, इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 का पावर n-1। तो 1/2 का पावर 100 तो पहले से है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 का पावर n-1। तब अब n के जगह कितना है 100, तो 100 - 1 कितना होगा 100 - 1, 2 का पावर n-1। देखो ना फॉर्मूला होता है मित्र, ऑड वाले का NC1 NC3 NC5 डॉट डॉट, अगर ऑड वाला चले तो फॉर्मूला होता है 2 का पावर n-1। n हमारा ऊपर वाला है, तो उसी प्रकार यहां भी तो ऑड वाला चल रहा था, तो इसका भी फॉर्मूला होगा 2 का पावर n-1। n के जगह पे 100 है तो 100 - 1, तो कितना आएगा सॉल्व करने पर। और यहां बता देते, यहां देखो, यहां कर रहे हैं सॉल्व, तो 1/2 का पावर 100 अलग अलग करोगे तो ये 1/2 का पावर 100 हो जाएगा, इंटू 2 का पावर कितना बच जाएगा 99, तो 99 में से इससे कट जाएगा तो सिर्फ 1 बाय क्या बचेगा 2। 99 तो 2, 100 2 में से कट जाएगा तो एगो 2 बचेगा ना नीचे, तो 1/2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देख लो, प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल का खूबसूरत सा एप्लीकेशन। बताइए क्या मानते हैं आप, क्वेश्चन बढ़िया था। चले आइए, सफर लंबा है हम लोग का, चलते हैं पहले इस क्वेश्चन के पास। ये देखो, 3 डिजिट्स आर चूज एट रैंडम फ्रॉम दिस। इसमें से 3 डिजिट चुनना है विदाउट रिपीटिंग, रिपीट नहीं होना चाहिए, एनी डिजिट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज ऑड। मित्र पहले टोटल निकालो, बताओ तो 3 नंबर चुनना है इसमें से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 में से हम कोई भी 3 चुन लिए तो 9C3 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कितना चुनना है 3 गो, और एक भी रिपीट नहीं करना है, एक भी रिपीट नहीं करना है। तो बताओ, पहला डिजिट चुनने का तरीका 9 गो है हमारे पास, पहला इस 9 में से कुछ भी चुन सकते हैं, इनटू पहला 9 में से कोई एक चुना गया होगा तो दूसरा को चुनने के लिए सिर्फ 8 तरीका बचेगा हमारे पास, तो दूसरा भी चुना गया होगा, तो एक यहां पे चुना गया, एक यहां पे चुना गया, तब 7 को बचा। क्यों? आप फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। क्यों? क्वेश्चन बोला रिपीट नहीं करना है मित्र, तो 9 में से 3 को चुनना है, 9 में से 3 को चुनना था कोई भी। तो बताओ, पहला डिजिट को चुनने के लिए 9 में से 9 तरीका है हमारे पास, पहला डिजिट को 9 में से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन पहला 9 में से कोई एक चुना गया होगा तो दूसरा को चुनने का तरीका तो 8 ही बचा, फिर ये भी चुना गया होगा तो तीसरा को चुनने का तरीका 7 ही बचा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि रिपीट नहीं होने देना है। तो पहला डिजिट 9 तरीके से चुन सकते हैं, दूसरा 8 तरीके से, और तीसरा 7 तरीके से। अब फेवरेबल, अब बोला है कि 3 डिजिट इस प्रकार से चुनो ताकि उन तीनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाए, ऑड। और आपको यह बात पता होगा, 3 डिजिट चुनने पर उसका प्रोडक्ट ऑड होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल तब है जब तीनों के तीनों ऑड हो जाए। समझे? इस टोटल में से 3 नंबर चुनना है, और ऐसा 3 चुनना है जिसका प्रोडक्ट ऑड हो जाए। तो ऐसा तब हो सकता है जब तीनों के तीनों डिजिट कैसा आ जाए, ऑड आ जाए। एक बात बताओ तो, ऑड वाले कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5। इन 5 में से अगर कोई 3 चुनाएगा तब उसका मल्टीप्लाई करने पर ऑड आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा, है ना मित्र। हमको बोला था टोटल 3 चुनना था, चुन दिए,
लेकिन फेवरेबल क्या बोला था कि तीनों का प्रोडक्ट ऑड होना चाहिए। तीनों का प्रोडक्ट ऑड तब होगा जब वो तीनों के तीनों ऑड में से चुना जाए। तो बोल हमारे पास ऑड वाला कितना है, 1 2 3 4 5। तो पहला डिजिट को चुनने का तरीका हुआ 5, दूसरा को चुनने का हुआ 4 और तीसरा को चुनने का हुआ 3। तीने को चुनना है तो पहला को इस पांचों में से कोई भी चुन सकते हैं। पहला चुना गया होगा एगो, तो बचेगा होगा 4 एगो। अरे भाई इस 5 में से कोई एक चुना गया होगा पहला डिजिट, तो दूसरा को चुनने का 4 ऑप्शन बचा होगा ना, और तीसरा को चुनने का 3 ऑप्शन बचा है। क्यों? क्योंकि बोला है रिपीट नहीं होने देना। तो आ गया आंसर। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, फेवरेबल 5 4 3 और नीचे टोटल 9 8 7। काट दो, 4 से 2 जा, 3 से 3 जा, कितना आ गया, ऊपर 5 और नीचे 7 दूनी 14 तिया 42, 5/42। ऑप्शन नंबर सी। देख ले प्यारे कितना अच्छा सवाल था। टोटल में से 3 चुने, फिर प्रोडक्ट ऑड करना था इसलिए ऑड में से 3 को चुन लिए। ऑड हमारे पास 5 को था, तो पहला को 5 तरीके से, दूसरा को 4 तरीके से और तीसरा को 3 तरीके से। ओके चलिए बना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए, द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी द 2 I डू नॉट कम्स टूगेदर। कहता है कि यूनिवर्सिटी से इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी होगा ताकि 2 I एक साथ ना रह सके। यूनिवर्सिटी में जितने भी लेटर हैं उस लेटर्स का यूज करके उस वर्ड का प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें 2 I एक साथ नहीं हो। तो एक काम करो, पहले तो टोटल बताओ, पहले टोटल बताओ। आपको पता होगा टोटल निकालने के लिए पहले लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है। तो फैक्टोरियल 10, और उस 10 में रिपीट का वो कर रहा है, उस 10 में रिपीट जो है I 2 बार कर रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते फेवरेबल। मित्र सुनो, फेवरेबल में क्या बोला कि 2 I डू नॉट कम्स टूगेदर, मतलब 2 I एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो आपको पता होगा फेवरेबल जो है हमारा नेवर टुगेदर का क्वेश्चन है। फेवरेबल जो है वो नेवर टुगेदर का है। तो नेवर टुगेदर का फॉर्मूला होता है टोटल माइनस टुगेदर, टोटल माइनस टुगेदर। आप पढ़े होंगे फाउंडेशन बैच में। तब आप टोटल तो आपको पता है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस टुगेदर निकालो। टुगेदर मतलब जिसको एक साथ नहीं करना था उसको एक साथ करके निकालो। एक साथ किसको नहीं करना था, 2 I को, तो 2 I को एक साथ कर दो। तो 2 I को एक साथ करोगे, इसका मतलब एक साथ करने का नियम होता है जिसको एक साथ करना उस पर सर्कल लगा दो, जिसको एक साथ करना हो उस पर सर्कल लगा दो। अब जितने लोगों पे सर्कल लगा है उसको एक गिनते हैं, जितने लोगों पे सर्कल लगा उसको एक गिनते हैं। अब बाहर गिनो, इन दोनों को मिला के एक गिने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9। अमित्र जो बाहर में गिन रहे थे सर्कल के बाहर, उसमें तो कोई रिपीट कर नहीं रहा है तो डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर? अब बताइए सर्कल के अंदर कितने लोग हैं, 2, उसमें कौन रिपीट कर रहा है, तो सर्कल के अंदर हैं 2 लोग और 2 लोग रिपीट भी कर रहा है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। अब करो सॉल्व, इसको करोगे सॉल्व, बोलो कितना हो जाएगा। ये है फैक्टोरियल 10 अपॉन 2। अच्छा एक बात बताओ, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो क्या? क्या हम 10 को 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया। 10 का फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 10 के बाद 9 आएगा और हमको 9 पर रुकने का मन है, रुक गए।
और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। अब बगल में फैक्टोरियल 9 है लिखा हुआ, 2 5 10 कट गया, कितना आ जाएगा बोलो? 5 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 9, तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 9 यहां 5 बार और फैक्टोरियल 9 यहां 1 बार, तो 5 बार में से 1 बार जाएगा तो कितना बार बचेगा? 4 बार, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 9 आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी। चलिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल कितना है? 4 अपॉन फैक्टोरियल 9 और टोटल आपका यही है। इसको सॉल्व करोगे बाबू तो 10 को तोड़ोगे तो 10 के बाद 9 आएगा, 9 पे रुक जाते हैं फैक्टोरियल लगा के, और नीचे में 2 है, तो 2 से 5 जा कट गया, तो 5 इंटू कितना हो गया? फैक्टोरियल 9 रख दो यहां पे, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट गया, तो 4 बट्टे कितना आ गया? 5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बोलिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समझे? चलिए, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल था आपको। यहां कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना था आपको। 5 फैक्टोरियल 9 में से 1 फैक्टोरियल 9 जाएगा तो 4 को बचेगा, या ऐसा भी बोल सकते हो कि फैक्टोरियल 9 यहां से कॉमन कर लो, तो यहां से 5 बचेगा, यहां से 1, तो 5 में से गया तो 4, वैसे भी सोच सकते हो आप। ये हो गया। चलिए, आइए बात करते इस क्वेश्चन को। और है क्या इसके बाद? अच्छा, एक क्वेश्चन और है उसके बाद? अच्छा, उसके बाद नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन बना लेते हैं। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 इनवेलप। 4 लेटर है और 4 इनवेलप है। These 4 लेटर आर randomly inserted into 4 इनवेलप। ठीक है, मतलब 4 लेटर है, 4 इनवेलप है। 4 लेटर को हम रेंडमली 4 इनवेलप में डालते हैं, तो बताइए तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? एक बात बताओ, 4 लेटर है और 4 इनवेलप है, इसका मतलब मान लो 4 को बॉक्स है, इनवेलप को बॉक्स मान लेते हैं, तो बताइए तो पहला इनवेलप में चारों में से कोई भी लेटर जा सकता है। 4 लेटर है तो पहला इनवेलप में चारों में से कोई भी लेटर जा सकता है। अब एक लेटर इसमें चला गया तो इसमें जाने के लिए अब 3 ही लेटर बचा, एक इसमें भी चला गया तो इसमें जाने के लिए अब 2 ही लेटर बचा, और इसमें जाने के लिए 1 ही लेटर कोई बचा, यानी कितना आ जाए? 24, यानी टोटल हो गया 24। अब निकालते फेवरेबल। फेवरेबल मतलब जिसका पूछा है हमसे प्रोबेबिलिटी, बता किसका पूछा है? बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग इनवेलप्स। कॉरेस्पॉन्डिंग इनवेलप का मतलब समझते हो? पहला लेटर पहला इनवेलप में गया होगा, दूसरा लेटर दूसरा इनवेलप में गया होगा। इनवेलप का स्पेलिंग इसे ही शुरू होता है, चलो ठीक है। तीसरा लेटर तीसरा इनवेलप में गया होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग का यही मतलब हुआ ना। और चौथा लेटर चौथा इनवेलप में गया होगा। तो सोच के बताओ, पहला लेटर पहला इनवेलप में जाए, दूसरा दूसरा इनवेलप में जाए, तीसरा तीसरा इनवेलप में जाए, चौथा चौथा इनवेलप में जाए, तो ये केस कितने हो सकते हैं? सिर्फ एक। ये वाला केस सिर्फ कितना हो सकता है? एक। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर को इनवेलप में जाना, मतलब लेटर को कॉरेस्पॉन्डिंग इनवेलप में जाना है। मतलब पहला को पहला में, दूसरा को दूसरा में, तीसरा को तीसरा में, चौथा को चौथा में। तो ऐसा होने का तो एक ही केस होगा। तो फेवरेबल हुआ हमारा एक, तो निकालो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला होगा फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी 1/, कितना हो जाएगा? 24। मतलब सही लेटर को सही इनवेलप में जाने का एक केस हुआ, तो 1/, हमारा 24 हुआ आंसर। बोलो, ठीक है। चलिए, है ना। आइए, एक क्वेश्चन और बच गया है, उस पर बात ही कर लेते हैं, फिर हमारा फाइनली सारे के सारे जो है प्रोबेबिलिटी का डॉट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा पूरा। आइए बात करते हैं।
इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस। सही बात है, 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का 4 गो ऑप्शन है। अरे ऑब्जेक्टिव सवाल है भाई, 3 क्वेश्चन है हमारे पास और तीनों का 4 गो ऑप्शन है। इफ अ स्टूडेंट रेंडमली सिलेक्ट्स आंसर फॉर ऑल 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का स्टूडेंट जो है वो आंसर चुनता है रेंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल नॉट आंसर ऑल द 3 क्वेश्चंस करेक्टली। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट जो है वो तीनों क्वेश्चन का सही सही आंसर नहीं कर पाया, तीनों क्वेश्चन का सही सही आंसर नहीं कर पाया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एक काम करते हैं ना, तीनों क्वेश्चन का आंसर सही सही कर पाया वो निकाल लेते हैं पहले। एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट मतलब सही सही आंसर कर पाया, तीनों क्वेश्चन का सही सही आंसर कर पाया वो निकाल लेते हैं और फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो सही सही नहीं कर पाया उसका आंसर आ जाएगा। एक बात बता, तो एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इसका ये ऑब्जेक्टिव है, इसका ये 4 ऑप्शन है, तो इस चारों में से तो कोई एक ही ऑप्शन सही है ऑप्शन 4 गो, लेकिन सही कै गो है, एगो। तो सोचो तो पहला क्वेश्चन को सही होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। अरे एक ही ऑप्शन सही होगा ना 4 में से, तो पहला क्वेश्चन को सही होने का चांस 1/4 है। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को भी सही होने का चांस 1/4 है और फिर तीसरा क्वेश्चन को भी सही होने का चांस 1/4 है, क्योंकि 4 में से तो कोई एक ही ऑप्शन सही है। तो कितना आ गया बोलो, ये आ जाएगा 1/64। ये सही होने का हुआ और हमको चाहिए नॉट करेक्ट, मतलब सभी गलत हो जाए, नॉट करेक्ट का। तो क्या करेंगे, इसको 1 में से 1/64 को करेंगे माइनस, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 63/64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63/64 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी करेक्ट। चलिए, ये तो सवाल बहुत ही सिंपल था और हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हमने इसको करा दिया। तो इस प्रकार से हमारा प्रोबेबिलिटी का सेशन हो गया कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या शुरू करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा हमको वक्त लग जाता है क्योंकि हमको लिखना भी पड़ता है क्वेश्चन को हाथ से, तो खैर कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं प्रोबेबिलिटी का सेशन आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चलिए वही लास्ट में कहेंगे, अगर आपको सही में हमारा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो जरूर हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी करने का मन करे कर सकते हैं, शेयर करने का मन करे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही कहेंगे लास्ट में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।